जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज़ में सफ़र करता है तो वो अपने साथ कुछ सामान भी लेके जाता है। लेकिन हवाई जहाज़ की यात्रा करने के दौरान उसके लगेज की, उसके सामान की, एक वज़न की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि वो 15 से 20 किलो तक सामान लेके जा सकता है। इससे ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब हवाई जहाज़ में सफ़र करने के लिए निकलता है तो ये पहले से ही तय कर लेता है कि उसे सामान कितना लेकर निकलना है। जबकि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में एकदम उलट होता है। एक लड़का एक सफ़र के लिए निकला था और वो अपने घर से एक बड़ा सा बैग लेके चलता है। उस बड़े से बैग में लगभग 55 किलो के आसपास वज़न होता है और जब उस बैग को खोला जाता है तो उसके अंदर सामान नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक लाश रखी हुई थी। उस लाश को देखकर पुलिस वाले और भी लोग हैरान थे। अब ये घटना टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में जब बहुत तेज़ी के साथ फैलती चलती है तो ये घटना न केवल उस प्रदेश में बल्कि कई प्रदेशों को प्रभावित करती है कि एक लड़के ने अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक कत्ल कर दिया था। न केवल कत्ल किया था बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। न केवल इंसानियत को शर्मसार किया था बल्कि एक कम्युनिटी पे पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और जब लोग इस घटना के बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे, तो हर कोई व्यक्ति हैरान था ये सोचकर कि आखिरकार कोई ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। दरअसल मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है राजस्थान के कोटा से, और कोटा में रेलवे स्टेशन के पास मंगला तन अपार्टमेंट है। वहाँ पर दो लड़कियाँ अपनी माँ के साथ रहती थीं। एक लड़की जो अभी ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट भी नहीं किया था, अपनी माँ के पास बैठती है। इसका नाम होता है मानसी दीक्षित। उम्र लगभग उसकी 22 साल के आसपास होती है और देखने में बेहद खूबसूरत, हाइट उसकी बहुत अच्छी, इतनी सुंदर कि बहुत ज़्यादा। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं ना अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहती हूँ, मैं अपना करियर मॉडलिंग में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस कोटा शहर को छोड़कर मुंबई जा रही हूँ। माँ ने कहा कि जा बेटा, तू अपने सपने पूरे कर ले। वो लड़की कोटा से मुंबई के लिए जब सफ़र पर निकली थी तो उसी सफ़र में एक और व्यक्ति था, एक और लड़का था जो उससे कई साल छोटा ज़रूर होता है, लेकिन वो भी सफ़र कर रहा था। अभी मुंबई गए हुए उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और जाते ही उसे मॉडलिंग में भी काम मिलने लगता है, फिल्मों में काम मिलने लगता है, शॉर्ट फिल्म में काम मिलने लगता है, धारावाहिक में काम मिलने लगता है। क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत, उसे हर कोई अपनी फिल्म में, अपने सीरियल में कहीं ना कहीं लेना चाहता था। वह एक धीरे धीरे करके अपने करियर में ऊंचाइयां चढ़ रही थी। और इसी बीच में एक दिन जब वो शूटिंग पर थी, जब शूट कर रही थी, तभी एक लड़के की उस पर नज़र पड़ती है। वो लड़का कोई और नहीं होता, उस लड़के का नाम होता है सैयद मुजम्मिल, जिसकी उम्र लगभग अभी 18 या 19 साल के आसपास रही होगी। वो लड़का पेशे से फ़ोटोग्राफ़र है, प्रोफेशनल तरीके से वो फ़ोटोग्राफ़ी करता था और जो खासकर मॉडलों के लिए जो प्रोफाइल होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, उसको बनाया करता था। जब वो फ़ोटो खींच रहा है तो उस फोटोग्राफ़र के सामने उसके कैमरे पर वो लड़की आ जाती है जो कोटा से चली थी। वो लड़का उस लड़की को देखकर एकदम से आश्चर्यचकित रह जाता है, उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। जब फ़ोटो सेशन ख़त्म होता है तो वो लड़का उस लड़की के पास जाता है, जाकर कहता है, दीदी नमस्ते। वो कहती है नमस्ते। कहता है, दीदी मैंने आपको कोटा में देखा था। बस इतना कहना था। किसी को किसी के क्षेत्र के ज़रिए से पहचाना जाए, बताया जाए तो जाहिर सी बात है किसी के अंदर भी खुशी की लहर जो दौड़ जाएगी। प्रथम दृष्टया उस लड़की ने उस लड़के को यही समझा कि ये भी कोटा शहर का रहने वाला है, जबकि वो लड़का कोटा शहर का नहीं था। वो मुंबई में एक अंधेरी का रहने वाला था। वो कहता है कि मैं एक शूट पर गया था, मैंने वहाँ पर किसी का पोर्टफोलियो तैयार किया था। जब मैं मुंबई के लिए चला था कोटा से, तब मैंने आपको वहाँ देखा था। वो लड़की इसी बात से थोड़ा सा उसके करीब आ जाती है। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़का उसकी बड़ी रेस्पेक्ट किया करता था और लड़की भी उस लड़के की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट किया करती थी। सब कुछ इसकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, उस लड़की ने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस लड़के की जो नीयत थी शायद उस लड़की को लेकर अच्छी नहीं थी, और यही कारण था कि 15 अक्टूबर 2018 को शाम का वक्त था। वो लड़का अपने घर पे बिल्कुल अकेला था। ना उसकी माँ थी, ना उसके पापा थे, घर पर कोई नहीं था। तभी वो उस लड़की को फ़ोन करता है, मानसी दीक्षित को, और मानसी दीक्षित से कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींचूँगा, आप मेरे घर पर चले आओ। उस लड़की को वो एड्रेस देता है और एड्रेस देने के बाद वो लड़की कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा विश्वास करती थी। और जब लड़की उसके घर आती है तो शुरू में उसके फ़ोटो खींचे जाते हैं। वो कपड़े बदल बदल के लगातार उसके साथ जब फ़ोटो खिंचवाए जा रहे थे तो वो लड़का उसके साथ काफ़ी एंजॉय कर रहा था। उस लड़की को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार होने की जो बात चल रही थी। तभी उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि मैं तुमसे
कुछ करना चाहता हूँ, उसको छूना चाहता हूँ, उसको छूना चाहता था, उसके साथ कुछ करना चाहता था। लड़की को थोड़ा वक्त लगा ये समझने में कि मानसी दीक्षित के साथ जो सैयद मुजम्मिल होता है वो उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करना चाहता है। उस लड़की ने उसे रोका, उसे अलग किया। उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। और इसी बात को देखते हुए इन दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है और कहासुनी मारपीट में बदल जाती है। लड़की थोड़ा गुस्से में आती है, गुस्से में आने के बाद उस लड़के को धक्का देती है। जैसे उस लड़के को धक्का देती है, बराबर में ही उसके एक स्टूल रखा हुआ था जो लकड़ी का स्टूल होता है। हल्का स्टूल था लेकिन लकड़ी का था। जब वो पूरी ताकत से मारा जाता है तो उस लड़की के सर में लग जाता है। एक बार में लगते ही वो लड़की वहीं पे ज़मीन पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है और उसके सर से लगातार ब्लड बह रहा था। लेकिन वो लड़का अपनी हवस की आग में कुछ इस तरह से अंधा था कि उसने उसके शरीर से कपड़े उतार कर उसके साथ उसने गंदा काम करने की कोशिश करने लगा। और जब वो कोशिश में विफल हो जाता है, सफल नहीं होता, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि उस लगभग उसके शरीर से लड़की के शरीर से काफ़ी ब्लड बह चुका था। अब उसने क्या काम करा, वहाँ पर उसके पास में घर में एक रस्सी रखी हुई थी, उस रस्सी से उस लड़की का वो गला घोंट देता है और गला घोंटने के बाद उसकी हत्या कर देता है। अब वो सोच रहा है, क्योंकि शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, उसकी जो मम्मी हैं, उसके जो परिवार के बाकी लोग हैं घर में आने ही वाले होंगे। अब ये सोचकर डर जाता है कि इस लाश का वो करे तो क्या करे। तभी उसके घर में एक बड़ा सा बैग रखा होता है और उस बैग को उस लाश के पास रखता है, उसके ब्लड को बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ कर देता है। और साफ़ करने के बाद उस लड़की को जो उस बैग में फिट कर रहा था, तो तभी वो लड़की कहीं उसे अगर उसके शरीर के, उसके हाथों को, उसके पैरों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ रही थी, वो तोड़ के उसको पूरी तरह से बैग में फिट कर देता है, उसे पैक कर देता है। उसके अंदर जो भी निशान थे, जो भी सबूत थे, पूरे सबूतों को मिटाने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा था। जो भी उसके कपड़े वगैरह होते हैं वो उस बैग में फिट कर देता है। और तभी वो ओला को फ़ोन करता है, कॉल करता है। एक कॉल करके ही कहता है कि मुझे एक जो मुंबई का एयरपोर्ट है, मुझे सफ़र के लिए निकलना है, तो मुझे गाड़ी चाहिए। तभी गाड़ी कुछ वक्त के बाद आती है और उस गाड़ी को लेकर आया था प्रकाश नाम का एक ड्राइवर होता है। प्रकाश आता है और वो कॉल करता है कि साहब मैं आपके अपार्टमेंट के नीचे ही खड़ा हुआ हूँ, आप आ जाइए। वो लिफ्ट के माध्यम से उस बैग को उठाता है और बैग उठाने के बाद वो सीधा पहुँच जाता है इस ऑटो के पास, उस ओला गाड़ी के पास। ओला गाड़ी में जाकर उस ड्राइवर से कहता है कि ये बैग है मेरा और इसे आप गाड़ी में रखवा दो। वो बैग जब उठा के रख रहा था ड्राइवर, तो वो भारी बैग होता है, इतना भारी कि उसे उठाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। तभी जब गाड़ी में बैठ जाते हैं, कहता है कि साहब आपने तो हवाई अड्डे की तरफ गाड़ी करने के लिए बोला है और आप अकेले हैं और इतना सारा आप सामान लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा तो नहीं है दिक्कत परेशानी हो जाए, क्योंकि वहाँ 15 या 20 किलो से ज़्यादा सामान लेकर जा ही नहीं सकते। तब वो लड़का ये सोचकर परेशान था कि शायद उसने गलत जगह के लिए गाड़ी बुक की है। जो टैक्सी बुक की थी वो ड्राइवर, क्योंकि पहले से ही कितने ही मुसाफिरों को वो एयरपोर्ट पर छोड़ के आया करता था और इसके साथ भी ऐसा ही होता है। अब अकेला मुसाफिर 55-60 किलो का वज़न था, तो ये जब सवाल करता है तो सवालों का जवाब वो सही से नहीं दे पाता। तभी वो कहता है कि हम 4 लोग मुसाफिर हैं, 4 लोग यात्राएं करेंगे, इसलिए तुम मुझे एयरपोर्ट के लिए लेके चलो। जब वो एयरपोर्ट के लिए लेके जाने वाली बात थी, तो जब मलाड के पास पहुंचता है, मलाड में माइंस स्पेस होता है, वो वहाँ जब उसके पास पहुंचता है तो एकदम से कहता है गाड़ी रोक लो। वहाँ क्योंकि जंगल है, अंधेरा सा हो चुका था, 6:30 या पौने 7 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। उसे गाड़ी को रुकवाया जाता है और गाड़ी रुकवाने के बाद वो कहता है कि मुझे यहीं उतार दो, मेरे जो बाकी साथी हैं वो आ जाएंगे। यही बात उस ड्राइवर को परेशान करने लगी और ड्राइवर ये सोचकर परेशान हो जाता है, सोचता है कि जंगल में आखिरकार इसने गाड़ी क्यों रुकवाई है। वो सामान जैसे उसने रखवाया था ड्राइवर ने, प्रकाश ने, वैसे ही सामान वो उस गाड़ी से निकाल के बाहर रख देता है। तभी कहता है कि साहब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, इंतज़ार कर लेता हूँ, आपने जो ये अंधेरी से और मुंबई एयरपोर्ट तक की जो ट्रिप थी वो उसमें बीच में अपने कैंसिल कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपको वहाँ ना मिले, हो सकता है कि आपके परिवार के बाकी सदस्य हैं वो ना मिलें, इसलिए मैं यहीं इंतज़ार कर लेता हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं, मेरी उनसे फ़ोन पर बातचीत हो चुकी है। प्रकाश अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है और जाकर एक जगह जाकर छुप जाता है। तभी वो लड़का अपना इस बैग को लेकर इस मलाड के पास जो माइंस स्पेस जो थी उसके पास लेके जाता है और उस बैग को फेंक देता है और वहाँ से वापस निकलता है तो खाली उसके पास वो कोई बैग वैग नहीं होता, कोई सामान नहीं होता और वो ड्राइवर इस बात को छुपकर देख रहा था। वो तभी ये लड़का जो होता है जिसका नाम सैयद मुजम्मिल होता है, उस मुजम्मिल ने उस जगह को यहाँ से छोड़ना चाहा, एक ऑटो वाले को पकड़ता है, ऑटो वाले से कहता है कि मुझे अंधेरी छोड़ दो।
अब वो जाना तो था उसको एयरपोर्ट की तरफ, बैग को छोड़कर सीधा एयरपोर्ट न जाकर वापस जब अंधेरे की तरफ चलता है, उस ड्राइवर को थोड़ा शक होता है। प्रकाश तभी 100 नंबर पर फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि साहब मुझे कुछ यहाँ पर लोचा लगता है, यहाँ पर कुछ समस्या है, दिक्कत है, आप यहाँ पर आ जाइए। कुछ ही देर बाद पुलिस आती है और जब पुलिस आती है तो डॉग स्क्वाड की मदद से अब इस इलाके की छानबीन करनी शुरू कर देते हैं। और जैसे ही छानबीन शुरू करते हैं तो जंगल में कुछ अलग थोड़ा सा अंदर जाने के बाद वो बैग मिल जाता है और बैग को जब खोला जाता है उसके अंदर से कपड़े निकलते हैं और उस लड़की की लाश निकलती है, जिस लड़की का नाम होता है मानसी दीक्षित, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। अब इसके बाद पुलिस वाले ये देखकर परेशान थे कि आखिरकार वो हत्या करने वाला कौन था। तभी वो प्रकाश दोबारा पुलिस की ज़िंदगी में प्रकाश बन के आता है। वो कहता है कि साहब इसने ओला को जो ऑनलाइन बुक किया था, जब ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें एक नंबर चला जाता है, मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर के आधार पर जब उस लड़के का पता निकाला जाता है तो अंधेरी का रहने वाला, इसका नाम सैयद मुजम्मिल होता है, जो पेशे से फ़ोटोग्राफ़र होता है। पुलिस उसको 4-5 घंटे के अंदर ही गिरफ़्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। उसे गिरफ़्तार करने के बाद जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो बताता है कि मैं इस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लड़की बार बार मना कर रही थी और मुझे इसी बात पर गुस्सा आ जाता है। पुलिस वाले इस मामले की चार्जशीट लगाते हैं। चार्जशीट लगाने के बाद इसको गिरफ्तार करते हैं और 22 अक्टूबर 2018 को जेल भेज देते हैं। जेल तो ये भेज दिया जाता है, लेकिन अब इसके परिवार के लोग सामने आते हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि 2009, 2012, 2014 ये इन सालों में ये पागलपन की हरकतें कर चुका है। अपनी माँ से एक बार मोबाइल लेने की वजह से, जब माँ ने मोबाइल देने से मना कर दिया तो इसने अपनी माँ के चेहरे पर बहुत बुरी तरह से लात मारी थी। ये बहुत ही ज़्यादा पागल किस्म का है, इसका हमने इलाज भी करा रहे हैं। जब पुलिस वाला इस मामले में जांच कर रहा था, सीनियर इंस्पेक्टर विजय वाने, तो वो अपनी इस कहानी में इस पूरे तथ्य को झूठा पाता है। साथ ही जब इसने कोर्ट में ये अपनी बात रखता है, जिसका वकील कोर्ट में जाकर अपनी कहानी रखता है, तो कहता है कि सैयद मुजम्मिल कि ये लड़की मेरे पास खुद चल के आई थी, वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी और जब मैं इसके नज़दीक गया तो ये नज़दीक आने की वजह से ही इसने मेरे साथ जब गलत काम किया तो मुझसे फिर पैसे की डिमांड करने लगी और मैंने पैसे देने से मना कर दिया। तो इसने फिर मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का चार्ज लगाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। लेकिन ये कहानी भी उस वक्त झूठी साबित हुई जब उस लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया और उसके प्राइवेट पार्ट पर लड़के का सीमन पाया जाता है। और जब सीमन पाया जाता है, उस लड़के के कपड़ों की जब तलाशी ली जाती है, उसके भी जब जांच पड़ताल की जाती है, तो उस लड़के के भी शरीर पर सीमन पाए जाते हैं। साथ ही उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। हालांकि वो लड़का उस लड़की का रेप नहीं कर पाया था, वो रेप करने में असफल हुआ था। तो शायद रेप करने में असफल होने पर ही उस लड़की ने शायद अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उस मुजम्मिल को अपनी इज़्ज़त नहीं लूटने दी। दोस्तों, फ़िलहाल वो लड़का अभी सलाखों के पीछे है। कई साल इस बात को बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई फ़ैसला नहीं आया है। चाहे ये बात राजस्थान की हो, चाहे बात ये मुंबई की हो, क्योंकि लड़की वो राजस्थान के कोटा की रहने वाली थी और इसके साथ जो हादसा हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और जब ये घटना सोशल मीडिया पर चलती है तो सोशल मीडिया पर चलने के बाद एक कम्युनिटी के लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं और कई लोगों को अपनी इस तरह के भविष्य में कई तरह की परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं, अपनी ईमानदारी का सबूत भी देना पड़ता है। उसने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए न केवल अपने उस लड़की की ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म किया, जिसने महज 6 महीने के अंदर कई छोटी फिल्मों में भी हिस्सा लिया, कई धारावाहिक में हिस्सा लिया, कई मॉडलिंग में भी हिस्सा लिया। जिस तरह से वो लगातार उभर रही थी, बढ़ रही थी, वो भविष्य में एक बड़ी अभिनेत्री बन सकती थी, उसने उसके करियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बल्कि और जो लड़कियां जो मुंबई जाकर अपना करियर बनाने के सपने देखती हैं, उनके भी सपनों पे कहीं ना कहीं उसने प्रश्न चिन्ह लगाया है और न जाने कितने लोगों को अपनी ईमानदारी का ऐसे भविष्य में सबूत देने के लिए विवश कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज रमेश भामर हैं और साथ ही प्रज्ञांशु हैं, इनका जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें डिम्पल शुक्ला हैं, अंजुम खान हैं, अरशद, दीपक कुमार, हमीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, विनीत पाल, नदीम सैफ़ी, मनीष चौहान, आफ्ताफ अहमद, अंशु खान, पारितोष शर्मा, मोती सिंह भाटी, शिबानी महतो, मुफ्ती अकील, मोहम्मद हाशिम, आदित्य भटनागर, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।